हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 36वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 36वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 36वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 36वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के नाम से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता के नाम से और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? ऑप्शन ए तांबा धातु से, ऑप्शन बी है कांसा धातु से, ऑप्शन सी है लोहा धातु से और ऑप्शन डी है सोना धातु से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से मेहरानगढ़ जो स्थल है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय पर निर्भर थे? ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी है कृषि पर, ऑप्शन सी है शिकार पर
और ऑप्शन डी है पशुपालन पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वर्ष 1921 में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। ऑप्शन ए है नाना साहेब ने, ऑप्शन बी है झांसी की रानी ने, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर ने और ऑप्शन डी है तात्या टोपे ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1931 में और ऑप्शन डी है 1935 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी है 5 प्रकार के, ऑप्शन सी है 6 प्रकार के और ऑप्शन डी है 7 प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन बी है नागरिकता से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन से और ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 370 है जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, ऑप्शन बी है मैसूरी में, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो
जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थान है तमिलनाडु। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाओं में चित्रित भित्ति चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है जैन धर्म से और ऑप्शन डी है सिख धर्म से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में चित्रित भित्ति चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाओं में चित्रित भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत घराना सबसे पुराना माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत घराना सबसे पुराना माना जाता है ग्वालियर घराना। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मशहूर नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मशहूर नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मशहूर नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली बार संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम से शुरू हुई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1942 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1947 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1950 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्वायत्त प्रांतीय सरकार व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के दौरान किस अधिनियम का सबसे अधिक विरोध किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के दौरान किस अधिनियम का सबसे अधिक विरोध किया गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के दौरान जो अधिनियम 1919 या फिर हम बोल सकते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था इसका सबसे अधिक विरोध किया गया था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन डी है कनाडा से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार कहां से लिया गया है? तो मेरे भाई यहां पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था का विचार लिया गया है कनाडा से। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और मेरे भाई अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इसी के साथ में इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और ग्रुप डी एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के संविधान में आधिकारिक भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के संविधान में आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। आपसे पूछा गया है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर शहर को जाना जाता है। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 25 में से जिन भी अभ्यर्थियों के 22 प्लस प्रश्न सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।